तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में धोती पहने एक किसान को मॉल के अंदर जाने से रोक दिया गया। ये किसान अपने बेटे के साथ बेंगलुरु की जीटी मॉल में फिल्म देखने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां तैनात सुरक्षा कर्मी ने उन्हें अंदर जाने से इसलिए रोक दिया क्योंकि इस बुजुर्ग किसान ने भारतीय परिधान धोती पहन रखी थी। बुजुर्ग किसान और उसके बेटे सुरक्षा कर्मी से अंदर जाने देने के लिए गुहार लगाते रहे, लेकिन सुरक्षा कर्मी ने नियमों का हवाला देकर उन्हें एंट्री देने से साफ इनकार कर दिया। सुरक्षा कर्मी ने कहा कि अगर वो मॉल के अंदर जाना चाहते हैं तो उन्हें पैंट पहन कर आना होगा। किसान के बेटे ने इसका एक वीडियो बना लिया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई और उन्होंने मॉल मैनेजमेंट के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। वीडियो वायरल होने के बाद मॉल का सुरक्षा कर्मी भी सामने आया और इसके लिए माफी भी मांगी। हमसे गलती हो गया, हम लोग उसको माफी मॉल मैनेजमेंट ने भले ही अपने किए पर माफी मांग ली हो, लेकिन लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ और एक बुजुर्ग व्यक्ति के अपमान करने के लिए मॉल प्रबंधन की जमकर आलोचना हुई। तो बेंगलुरु में धोती पहने किसान को मॉल में एंट्री नहीं मिलने का मामला तूल पकड़ता गया। मॉल प्रबंधन के इस फैसले के खिलाफ कन्नड़ समर्थक कई संगठनों ने मोर्चा खोल दिया और मॉल प्रबंधन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी मॉल के मेन गेट के सामने ही धरने पर बैठ गए और मॉल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस घटना के बाद से ही किसानों में काफी आक्रोश नजर आया। किसानों ने इस घटना को शर्मनाक बताया और मॉल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ये पहला मामला नहीं है जब पहनावे को लेकर किसी बुजुर्ग का अपमान किया गया हो। इससे पहले सिर पर गठरी लादे और धोती पहने एक किसान को मेट्रो में चढ़ने से रोक दिया गया था, जबकि उसके पास टिकट भी था। बाद में बेंगलुरु मेट्रो ने किसान को रोकने वाले सुपरवाइजर को सस्पेंड कर दिया था। बेंगलुरु की जीटी मॉल प्रबंधन के इस फैसले पर सवाल खड़ा हो गया। धोती पहने किसान को मॉल में एंट्री नहीं देने के बाद मॉल प्रबंधन लोगों के निशाने पर आ गया और सवाल उठाया जाने लगा कि क्या इस किसान की जगह कोई नेता या मंत्री होता तो भी मॉल प्रबंधन का यही फैसला होता, क्योंकि हमारे देश में कई नेता और मंत्री भी पारंपरिक परिधान धोती ही पहनते हैं। धोती पहनने वाले नेताओं में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे शामिल हैं, जो अक्सर धोती पहने नजर आते हैं। इनके अलावा केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया समेत कई और नेता हैं जो धोती पहनते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मॉल प्रबंधन ने नेताओं की एंट्री पर रोक लगाता। बढ़ते आगे अगली खबर का रुख करेंगे। भारत में रोजगार के अवसर और बेरोजगारी को लेकर भले ही बड़े बड़े दावे किए जाते रहे हों, लेकिन असल हालात क्या है, इसकी एक तस्वीर मुंबई एयरपोर्ट से सामने आई। नौकरी के लिए इंटरव्यू देने इतनी तादाद में युवक पहुंच गए कि वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों के हाथ पांव फूल गए और इंटरव्यू के लिए पहुंचे युवाओं को संभालना मुश्किल हो गया, क्योंकि जहां तक नजरें गईं वहां चारों तरफ युवाओं की भीड़ नजर आई। दरअसल मुंबई एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट लोडर के लिए 600 पदों पर वैकेंसी निकाली गई, लेकिन इन 600 पदों के लिए 25,000 आवेदक पहुंच गए, जिसके बाद वहां हालात बिगड़ गए। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों को इतनी बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ को संभालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। ये पहला मामला नहीं है जब नौकरी के लिए इतनी बड़ी संख्या में आवेदक एक साथ पहुंचे हो। अभी कुछ दिन पहले ही गुजरात के अंकलेश्वर से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी, जहां एक होटल में 10 लोगों की वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन वॉक इन इंटरव्यू के लिए 1,800 लोग पहुंच गए थे। बिहार के पटना और मुजफ्फरपुर जिले में भी मुहर्रम के जुलूस के दौरान भारी बवाल देखने को मिला। ताजिए के जुलूस में शामिल कुछ असामाजिक तत्वों ने उत्पात मचाया और इस दौरान एक दुकान में तोड़फोड़ भी की गई, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जो शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के राजा बाजार इलाके का बताया जा रहा है। वीडियो में ताजिए के जुलूस में शामिल लोगों की दुकान के बाहर लाठी डंडे चलते दिखाई दिए, जिसके बाद जुलूस के दौरान भगदड़ का माहौल हो गया। बताया जा रहा है कि जुलूस में शामिल भीड़ ने दुकान में लूटपाट और तोड़फोड़ भी की, लेकिन दुकान के मालिक ने पुलिस से मुलाकात के बाद लूटपाट और तोड़फोड़ से इनकार किया। जुलूस जा रही थी, उस समय भाजने के दौरान फ्रिज पे 2-4 लाठी लगने की वजह से शीशा टूट गया उसका, और किसी तरह का क्षति नहीं पहुंचा है। दुकान में लूटपाट नहीं हुआ, बस शीशा ही टूटा है। दरभंगा में भी मुहर्रम पर ताजिया जुलूस के दौरान हथियारों और लाठियों का जमकर प्रदर्शन हुआ। यहां से सामने आई तस्वीरों में ताजिया जुलूस के दौरान कई युवक लाठियां चलाते दिखाई दिए।
और बिहार और झारखंड दोनों राज्यों में मुहर्रम के जुलूस के दौरान बवाल की तस्वीरें सामने आ रही हैं। झारखंड के धनबाद में मुहर्रम जुलूस के दौरान पत्थरबाजी में कई लोग घायल हो गए, तो वहीं बिहार के मोतिहारी में जुलूस के दौरान फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। और इस वीडियो में एक युवक ताजिया के जुलूस के दौरान फिलिस्तीनी झंडा लहराता दिखाई दिया। ताजिया जुलूस में फिलिस्तीनी झंडे का वीडियो सामने आने के बाद बिहार पुलिस तुरंत हरकत में आई और आरोपी युवक को हिरासत में लिया। एक जुलूस में एक लड़के के द्वारा एक फिलिस्तीनी झंडा, अन्य देश का झंडा लेकर प्रदर्शित किया जा रहा था। उस लड़के को झंडे के साथ डिटेन किया गया है। मुजफ्फरपुर जिले से भी मुहर्रम के दौरान मारपीट और पथराव की घटनाएं सामने आने के बाद इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं झारखंड के धनबाद जिले में भी मुहर्रम के जुलूस के दौरान खूब बवाल हुआ। बताया जा रहा है कि झरिया थाना इलाके में जिस वक्त ताजिए का जुलूस निकल रहा था, उसी वक्त दो पक्ष आमने सामने आ गए और पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए और कई वाहनों को भी नुकसान हुआ। पत्थरबाजी की घटना के बाद तनाव को देखते हुए इलाके में कई थानों की टीम तैनात की गई है। यूपी सरकार ने राज्य में मुहर्रम के जुलूस के दौरान हथियार लहराने पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे, लेकिन ताजिया में शामिल लोगों ने सीएम योगी का फरमान नहीं माना और जमकर हथियारों का प्रदर्शन किया। और राजधानी लखनऊ से ताजिया जुलूस में हथियार लहराने की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें लोग हथियार लहराते दिखाई दिए। इस दौरान जुलूस में शामिल लोगों में किसी के हाथ में चाकू था तो किसी के हाथ में तलवारें दिखाई दी। योगी सरकार मुहर्रम के जुलूस के दौरान हथियारों का प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है, जिसका कई मुस्लिम धर्मगुरु भी समर्थन कर रहे हैं। अगर किसी ने बैन के बाद भी अगर ऐसा किया है तो कार्रवाई इसमें होनी चाहिए, क्योंकि अगर सरकार ने उसको बैन किया है। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना मेहताब आलम ने योगी सरकार का फरमान न मानने वाले पर एक्शन लेने का समर्थन तो किया, लेकिन साथ ही साथ योगी सरकार के फैसले पर सवाल भी खड़े कर दिए। सरकार को ये भी देखना चाहिए कि इससे पहले वो चीजें रवा थी या नहीं थी। अगर थी तो फिर सरकार को उसको बैन नहीं करना चाहिए। तो हाथरस हादसे पर पहली बार बाबा का बयान सामने आया। हाथरस हादसे के बाद से बहुत दुखी हूँ और जो आया है उसे जाना पड़ेगा। बाबा साकार ने अपने इस बयान में ये बात कही। भक्तों की मौत पर बाबा का ये पहला बयान है, जिसमें उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि हर संभव मदद करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और चलिए बढ़ते आगे, अगली खबर का रुख करेंगे। पश्चिम बंगाल में भी मुहर्रम पर ताजिया का जुलूस निकाला गया, लेकिन इस दौरान जुलूस के लिए अलग से कॉरिडोर बनाने के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देशों को नहीं माना गया। और राजधानी कोलकाता में कई सड़कों को बंद कर मुहर्रम का जुलूस निकाला गया और कोलकाता के टॉलीगंज से रास बिहारी के बीच मेन रोड से ताजिया का जुलूस निकाला गया। इस दौरान डीपीएस रोड, मुखर्जी रोड, टॉलीगंज सर्कुलर रोड को बंद किया गया, जिसके बाद कोलकाता की मुख्य सड़कों से ताजिया का जुलूस गुजरा। ताजिया के जुलूस के दौरान कोलकाता के मेन रोड पर भी भारी पुलिस बल तैनात रहे। बंगाल के मुख्य सड़कों से ताजिया का जुलूस निकाले जाने पर जहां आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, वहीं सीएम ममता के पुलिस को दिए निर्देशों का भी उल्लंघन हुआ, क्योंकि सीएम ममता ने मुहर्रम के जुलूस के लिए पुलिस को अलग से बैरिकेडिंग किए जाने के निर्देश दिए थे, ताकि ताजिया का जुलूस आसानी से निकल जाए और इससे आम लोगों को भी परेशानी न हो। মহরমে যেন কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে নজর রাখবেন। আমি তো ইতিমধ্যেই পুলিশকে অনেকবার বলেছি যে বাসের ব্যারিকেড করে দেবেন, যাতে ব্যারিকেডের মধ্যে দিয়ে ওরা যেতে পারে, ওদের কোনো অবস্ট্রাকশন না হয়, মানুষের কোনো অবস্ট্রাকশন না হয়। पश्चिम बंगाल बीजेपी के विधायक और विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सबका साथ सबका विकास नारे को भी बदलने की जरूरत है। हालांकि बाद में उन्होंने अपने इस बयान पर सफाई भी दी। और अपने बयान पर सफाई देने से पहले बंगाल बीजेपी की कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए शुवेंदु अधिकारी ने कहा था कि हमें सबका साथ सबके विकास की बात करने की जरूरत नहीं है। हम तय करेंगे कि जो हमारे साथ हैं हम उसका साथ दें। আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন सबका साथ सबका विकास। আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ हम उनका साथ। सबका साथ सबका विकास बंद करो। नो नीड संख्यालघु मोर्चा।
खास बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी जिस सबका साथ सबका विकास को बंद करने की बात कह रहे हैं, वो नारा सबसे पहले पीएम मोदी ने ही दिया था और कहीं विपक्ष उनके इस बयान को मुद्दा न बना ले, इसलिए उन्होंने अपने बयान पर सफाई भी दे दी। इसका साथ सबका विकास, सबका विश्वास जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और इंडिया गवर्नमेंट का स्लोगन है, इसका साथ कोई संपर्क नहीं है। बट इट्स माई पर्सनल थिंकिंग एंड ओपिनियन, इट्स नॉट द लाइन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और बीजेपी। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद केदारनाथ मंदिर में सोना घोटाले के आरोप के बाद मुद्दा गर्म हो गया है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के आरोपों के बाद बद्री केदार मंदिर समिति ने ही शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया और आरोप लगाया कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद केवल सनसनी और विरोध पैदा करने के लिए केदारनाथ मंदिर में 228 किलो सोने की चोरी का दावा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बद्री केदार मंदिर समिति ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से मंदिर में सोना चोरी के सबूत पेश करने की मांग की। वहीं जी न्यूज से बात करते हुए ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने एक बार फिर केदारनाथ मंदिर में घोटाले की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि उनके पास केदारनाथ मंदिर में सोना घोटाला होने के पूरे सबूत हैं। मीटिंग में भी कई बार इस बात को उठाया गया है और उसका जवाब नहीं, सदस्य हैं जो हैं उनको भी इस बारे में जवाब नहीं मिल पाया है। ये सब बातें हमको पता हैं और हमारे पास बहुत सारे पुख्ता प्रमाण विद्यमान है, जिससे पता चलता है कि कहीं न कहीं बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में मूर्तियों की खरीद फरोख्त मामले की जांच के दौरान पुलिस वालों के होश उड़ गए, क्योंकि आरोपी को पकड़ने पहुंची पुलिस को उसके घर के अंदर एक सुरंग मिली जो करीब 200 मीटर लंबी थी और ये सुरंग नहर के पास जाकर खुलती थी। दावा किया गया कि आरोपी इसी सुरंग का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गया। आरोप है कि सद्दाम नाम का एक शख्स फर्जी सोने की मूर्तियां बेचने का झांसा देकर कई लोगों को अपना शिकार बना चुका था। इसी मामले की जांच के लिए पुलिस वहां पहुंची, लेकिन बताया गया कि कुछ लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। बाद में और पुलिस वालों को वहां बुलाया गया और फिर आरोपी के घर पर पुलिस ने धावा बोला। इस दौरान आरोपी सद्दाम तो मौके पर नहीं मिला, लेकिन छानबीन के दौरान घर के अंदर सुरंग मिलने से पुलिस वालों के होश उड़ गए। आरोपियों ने तस्करी के माल छिपाने और खुद को पुलिस से बचाने के लिए अपने घर के अंदर एक सुरंग खोद रखी थी। पुलिस ने इसमें उतर कर देखा तो पता चला कि ये सुरंग आरोपी के घर से शुरू होकर पास से गुजर रही नहर के पास निकलती है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सद्दाम खुद को पुलिस से घिरा देखकर अपने साथियों के साथ इसी सुरंग के रास्ते फरार हो गया। पुलिस ने फिलहाल आरोपी के घर से 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूछताछ शुरू कर दी। दिल्ली हाईकोर्ट में शराब नीति से जुड़े सीबीआई के मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई और इस दौरान सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का हवाला दिया और सुनवाई के दौरान सिंघवी ने दलील देते हुए कहा कि इमरान खान केस में 3 दिन पहले रिहा हुए। हर किसी ने उसे अखबार में पढ़ा, लेकिन बाद में उन्हें दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया गया। ये हमारे देश में नहीं हो सकता। सीबीआई ने केजरीवाल की गिरफ्तारी इसलिए की ताकि ईडी के केस में वे जेल से बाहर न आ पाए। मामले पर सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने भी अपनी दलील रखी। हालांकि सीबीआई के वकील ने इन दलीलों को बेतुकी करार देते हुए कहा कि जांच कैसे करनी है, आरोपी को कब गिरफ्तार करना है, ये तय करना जांच एजेंसी का काम है, आरोपी का नहीं। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को आबकारी नीति में कथित अनियमितता मामले में गिरफ्तार किया था, जबकि कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई ने 26 जून को उन्हें तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। हालांकि बीते शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए केस में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी, लेकिन सीबीआई मामले में वो अब भी जेल में है। नीट परीक्षा के नतीजों के बाद एनटीए लगातार विवादों में है। ग्रेस मार्क वाले 1500 से ज्यादा बच्चों की दोबारा परीक्षा हुई, लेकिन कुछ बच्चे शामिल नहीं हुए। बावजूद इसके उन्हें भी एनटीए ने मार्कशीट थमा दी, जिसकी भुक्तभोगी महाराष्ट्र के यवतमाल की छात्रा भूमिका डांगे भी हैं। भूमिका डांगे दोबारा हुई, परीक्षा में शामिल नहीं हुई। बावजूद इसके इन्हें नई मार्कशीट मिल गई और उनके अंक 640 से गिरकर सीधे 172 हो गए और ऑल इंडिया रैंक 11,769 से सीधे 11,15,845 पर आ गई, जिसके बाद अब भूमिका का परिवार इंसाफ मांग रहा है। एनटीए ने जो उसकी री एग्जाम 1500 कुछ बच्चों की एग्जाम ली, उसका रिजल्ट जिसका वो भाग नहीं थी, उनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर हुआ। उसमें मेरे लड़की का जो रिजल्ट आया उसमें उसको 172 मार्क दिखा रहे हैं। ये जो है हमारे साथ अन्याय हुआ है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट परीक्षा में शामिल 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए थे, जिनकी दोबारा परीक्षा हुई थी, जिनमें से कुछ बच्चे परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे।
छत्तीसगढ़ में CGPSC में कथित घोटाले की जांच सीबीआई ने तेज कर दी। सीबीआई ने इस मामले में FIR दर्ज कर आरोपी अधिकारियों के यहां छापेमारी की। साथ ही सीबीआई के अधिकारियों ने CGPSC दफ्तर में भी दबिश दी और वहां से कई अहम दस्तावेज बरामद कर लिए। CGPSC के तत्कालीन अध्यक्ष दामन सिंह सोनवानी, सचिव JK ध्रुव और दूसरे अधिकारियों पर अपने बच्चों, रिश्तेदारों और परिचितों की भर्ती सुनिश्चित करने के लिए मेरिट सूची में डालने का आरोप है। और आज मैं एक गौरव के साथ बताना चाहता हूं कि सीबीआई अपनी जांच प्रारंभ कर चुकी है और बहुत शीघ्र जो दोषीदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। इतना ही नहीं, सीबीआई ने अपनी जांच की जद में साल 2019 में हुए असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती मामले को भी लिया, जिसमें आरोप है एक ही सेंटर के 50 अभ्यर्थियों में से 36 का चयन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हुआ था। देश की यूनिवर्सिटी की कैंटीन में अब पिज्जा, बर्गर नहीं मिलेंगे। देश की सभी यूनिवर्सिटी को UGC की एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कैंटीन के अंदर जंक फूड पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। इसके लिए UGC ने ICMR की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें जंक फूड से मोटापा और डायबिटीज का खतरा बताया गया है और देश में 4 में से 1 व्यक्ति को मोटापा या डायबिटीज की शिकायत बताई गई है। UGC ने राष्ट्र के स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ खाना जरूरी बताया है और कैंटीन में स्वस्थ विकल्पों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले UGC ने 2016 और 2018 में भी ऐसे निर्देश दिए थे, लेकिन अब इसका कड़ाई से पालन किया जाएगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। सतारा के प्रतापगढ़ किले के आसपास अतिक्रमण का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। यहां पर अफजल खान को संत की तरह स्थापित करने का विवाद बढ़ गया है, क्योंकि अफजल खान शिवाजी महाराज को पकड़ने की नीयत से पहुंचा था, इसलिए उसे महाराष्ट्र में दुश्मन की तरह देखा जाता है। लेकिन फिर भी यहां पर उसकी कब्र को घेर कर मकबरे का रूप दिया गया, जिसे प्रशासन ने तोड़ दिया। ये जो सामने जो कब्र आपको दिखाई दे रही है, 2 कब्र दिखाई दे रही होंगी आपको फ्रेम में, एक छोटी है और एक बड़ी कब्र है। तो जो बड़ी कब्र है वो उसी अफजल खान की है जो शिवाजी के ऊपर हमला करने के लिए बीजापुर कर्नाटका से होता हुआ यहाँ महाराष्ट्र में सह्याद्री की इन पहाड़ियों में आया था, प्रतापगढ़ के किले पर हमला करने के लिए। यहाँ पर स्थानीय लोगों ने भी इस बात पर आश्चर्य जाहिर किया कि क्यों कुछ लोगों ने यहाँ पर अफजल खान का मकबरा बनाने की कोशिश की, क्योंकि अफजल खान एक आक्रमणकारी था। आदिल शाह दरबार से बीड़ा उठा के आया था, शिवाजी महाराज को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए आया था वो, इसलिए हमलावर मानते हैं उसको। और इधर आने के बाद वो शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए आया था एक्चुअली। ओ संत कैसा हो सकता है सर? जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के देसा इलाके में तीसरे दिन भी सेना का सर्च ऑपरेशन जारी रहा। इस इलाके में करीब 30 आतंकियों के छिपे होने की खबर है, जिसके बाद से ही जवान लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। हालांकि घने जंगल होने की वजह से जवानों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक डोडा किश्तवाड़ के करीब 40 वर्ग किलोमीटर के जंगलों में 25 से 30 आतंकियों के छिपे होने की खबर है और ये आतंकी अमेरिकन M4 असॉल्ट राइफल जैसे खतरनाक हथियारों से लैस हैं। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और CRPF के जवान इन आतंकियों की तलाश में जुटे हैं, ताकि जल्द से जल्द उन्हें ढेर किया जा सके। तलाशी अभियान अभी तीसरे दिन भी जारी है। खबर है कि करीबन 30 से 40 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 25 से लेकर 30 आतंकी जो हैं वो एक्टिव हैं और उनकी धरपकड़ के लिए तेजी से जो ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। मालदा आम की मिठास देश और दुनिया में मशहूर है, लेकिन मालदा से आम प्रेमियों को निराश करने वाली एक खबर आ रही है। दरअसल भारत में मालदा को आम का कटोरा कहा जाता है। मालदा में आम की 250 प्रजातियों का उत्पादन किया जाता है। हेमसागर, फजली और लक्ष्मण भोग को GI टैग भी मिला है, यानी ये मालदा की पहचान है। लेकिन इसी मालदा में आम की 65 प्रजातियों पर संकट मंडरा रहा है। इसके अलावा काली भोग समेत 65 प्रजातियां खात्मे की ओर हैं। गंगासागर, गोलाबास, भूताहा प्रजाति के आम पर भी खतरा है। जहांगीर और काला मोहन आम की प्रजातियां भी विलुप्त होने के कगार पर हैं। किसानों के कई प्रजातियों के आमों की खेती नहीं करने से ये प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। इसके अलावा कई प्रजातियों पर मौसम के बदलाव की भी मार पड़ी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश की सुई अब ईरान की तरफ घूम रही है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट में एक खुफिया सूचना के हवाले से ट्रंप के खिलाफ ईरानी साजिश का जिक्र किया गया।
इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका को हाल के हफ्तों में खुफिया सूचना मिली थी कि ईरान ने ट्रंप की हत्या की साजिश रची है। इस सूचना के बाद ट्रंप की सुरक्षा बढ़ाई गई। एक अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी के हवाले से ईरानी साजिश का दावा किया गया, जिसके बाद खुद बाइडेन प्रशासन ने ट्रंप की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही सीक्रेट सर्विस से संपर्क किया। ट्रंप की सुरक्षा टीम से इससे जुड़ी जानकारी साझा की गई। हालांकि ट्रंप पर 20 साल के युवक के हमले का ईरान से कोई संबंध नहीं मिला है। इस बीच एक नया वीडियो आया जिसमें ये लड़का डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने से ईरान के साथ अमेरिका के संबंध और खराब हो सकते हैं। इसके अलावा ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को भी ट्रंप के ऑर्डर पर मारा गया था, इसलिए ट्रंप पर ईरानी खतरे की बात को हल्के में नहीं लिया जा रहा। ब्राजील अब अपनी सुरक्षा को मजबूत करने में जुटा दिखा। इसके लिए ब्राजील ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात करने का प्लान बना लिया है, जिसके लिए ब्राजील ने मिसाइल एयर डिफेंस खरीदने की योजना बनाई और इस सिस्टम को चुनने के लिए ब्राजील की नजर भारत और चीन पर टिकी। मिसाइल सिस्टम के मामले में भारत के आकाश और चीन के स्काई ड्रैगन 50 के बीच रेस नजर आई। रिपोर्ट के मुताबिक ब्राजील दोनों देशों के एयर डिफेंस सिस्टम का आंकलन करने में लगा हुआ है। आपको बता दें, आर्मेनिया, फिलीपींस और वियतनाम जैसे देशों ने भी आकाश सिस्टम को खरीदने के लिए भारत के साथ बातचीत की। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत और ब्राजील के बीच के संबंध तो काफी अच्छे हैं, लेकिन जायर बोल्सोनारो के राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद देश में वामपंथी पार्टी की सरकार बनी और उसने चीन के साथ संबंधों को ज्यादा तरजीह दी। जी न्यूज़।